नमस्ते बेटा, चलो पढ़ना स्टार्ट करें बेटा। कल हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एजुकेशन के ऊपर बातचीत की थी। 2 दिन से हम एजुकेशन के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले हमने अपनी स्कूली शिक्षा पे बात की और कल बातचीत हुई थी हमारी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा बेटा, स्कूल के ऊपर बन सकता है या फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर। तुम सब जानते हो एकदम से यूनिवर्सिटी नहीं बनती, पहले कोई भी कॉलेज के रूप में किसी के साथ अटैच होके काम स्टार्ट करते हैं। फिर जब कुछ कॉलेजेस बहुत बढ़िया काम करते हैं तो उन्हें यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल जाता है, और जब और अच्छा काम करते हैं तो डीम्ड यूनिवर्सिटी भी बन जाती हैं। एक एग्जाम्पल हमारा है डी क्रस्ट। डी क्रस्ट कल हमने पढ़ा था, दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने वाली यूनिवर्सिटी है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जब ये बनी तब ये यूनिवर्सिटी थोड़ी ना बनी थी, तब तो ये कॉलेज बना था। और ये हमारा फर्स्ट स्टेट में बनने वाला, हमारे पैसे से, हमारे राज्य के पैसे से बनने वाला पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था। तो क्या इससे पहले तुम्हारे पास इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं थी? लेकिन उसमें हमारा पैसा नहीं लगा था, उसमें पैसा लगा हुआ था देश का। जो हमारी कुरुक्षेत्र में एनआईटी है, उसमें पैसा हमने नहीं लगा रखा। उसका नाम क्या आगे एन का मतलब क्या है? जो जैसे एक मान लो, एक तो दादा परदादा का घर मिल गया बना बनाया, एक होता है मैंने अपनी कमाई से, अपनी मेहनत की कमाई से ये घर बनाया। दो अलग बातें हो गई ना बेटा। ये जो हमें देश से मिला वो मिला एनआईटी, लेकिन जो हमने अपने पैसों से अपने राज्य की टैक्स के कलेक्शन के बाद बनाया, वो हमारे राज्य का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज पूछेंगे तो वो था मुरथल का। लेकिन अगर पूछेंगे तुम्हारे हरियाणा में पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, तो वो देश ने पहले ही बना दिया था। मुरथल में तो हमने बाद में बनाया ना, 1987। अगर तुम्हें याद हो, कल मैं ये पढ़ा चुकी हूँ। एनआईटी को आज पेज में पढ़ेंगे। एनआईटी हमने पैसा नहीं लगा रखा। जिस चीज में देश का नाम आता है उसमें पैसा लगता है नेशनल लेवल का। दो तरह के पैसे होते हैं बेटा, एक नेशनल लेवल के और एक अपने स्टेट के। स्टेट लेवल के पैसे हमारे लगे हैं एमडीयू में या केयू में, जो हमारी लोकल हैं। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हमने पैसा नहीं लगा रखा, जनतपाली में, वो लगाया है देश ने। एनआईटी में हमने पैसा नहीं लगाया, वो लगाया है देश ने। आईआईटी में हमने पैसा नहीं लगाया, वो लगाया है देश ने। 3 तरह के पैसे लगते हैं बेटा। एक होता है देश पैसा लगाता है। जब देश पैसा लगाता है तो वो उसके नाम में या तो नेशनल लिखवाता है या सेंट्रल लिखवाता है। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो इसका मतलब देश का पैसा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, देश का पैसा है। एक पैसा लगता है आपका अपना, आपका मतलब हमारे राज्य का। जो जितनी स्टेट से जुड़ी चीजें हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी, उन सब में पैसा लगेगा स्टेट का। एचबीएससी को पैसा देश नहीं देगा। एचबीएससी अपने काम खुद करो, कहाँ टीचर रखने हैं, कहाँ स्कूल, कैसा पेपर, तुम देखो। एक पैसा होता है बेटा निजी, जो कोई भी लगा सकता है। जैसे अपनी हम बात कर लें, ओपी जिंदल, कल ही हम पढ़ रहे थे, ओपी जिंदल ने अपना पर्सनल पैसा लगाया हुआ है यूनिवर्सिटी में, तो उसकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसको सरकार से कोई ज्यादा काम नहीं करना है। लेकिन हाँ, जितनी यूनिवर्सिटी आपके देश में चलती हैं, चाहे वो देश की हो, वो आपके स्टेट की हो या वो प्राइवेट हो, उन सबको मान्यता लेनी पड़ती है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसका ये आजकल कलेश छिड़ा हुआ है ना। यूजीसी मान्यता देगा, चाहे वो ओपी जिंदल की यूनिवर्सिटी हो, वो नेशनल या सेंट्रल लेवल की हो, या फिर वो किसी के राज्य की हो। बिना यूजीसी से मान्यता मिले आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री मान्य नहीं होगी। क्या ये बेसिक सी बात समझ में आ गई? हाँ, कई बार हमें एक प्रॉब्लम होती है कि किसी साल किसी किताब में कोई सन लिखा है, किसी में कोई। इसके पीछे का लॉजिक समझो। जब कुछ भी बनता है ना बेटा, तो वो हमेशा छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं, एकदम से बड़ा चीज नहीं बनती है। जब छोटे से भी काम शुरू करते हैं तो उससे पहले भी तुमने देखा होगा परमिशन लेनी पड़ती है कि भाई हम इसको यूनिवर्सिटी को बना लें, क्योंकि यूजीसी हर किसी को थोड़ा, तुम कह दो मैं यूनिवर्सिटी बनाऊंगा तो नहीं मिलेगी परमिशन। एक इतने एकड़ जमीन चाहिए, इतना बना हुआ स्ट्रक्चर, इतना खाली, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसका मतलब परमिशन अलग साल में मिलती है छोटे काम धंधे में, फिर वो स्टार्ट होता है, फिर वो काम बड़ा होता है, फिर उसको दोबारा से परमिशन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, पहले परमिशन ली कि जी हम एक कॉलेज खोल ले,
तो उसको आपने स्टार्ट कर दिया। परमिशन आपने इमेजिन करो ले ली 2009 में, आपने कॉलेज स्टार्ट किया 2011-12 के सेशन में, फिर आप उस कॉलेज को बड़ा करते गए करते गए करते गए, 10 साल बाद 2022 में आपने परमिशन ली कि जी हमें डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दो। तो एग्जाम में इसीलिए कई बार सन अलग अलग मिलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक एग्जाम्पल अपनी इस डी क्रस्ट से देख लेते हैं। डी क्रस्ट ये बना कब था कॉलेज? 1986-87, ये इसका पहली पढ़ाई का सेशन था। इंजीनियरिंग का कॉलेज था, हमारा पर्सनल अपनी स्टेट का पैसा लगा हुआ था। लेकिन इसके नाम में जो यूनिवर्सिटी आया है ना, ये इसको मान्यता मिली है 2006 में, बालिका वर्ष में। उससे पहले ये एक कॉलेज था। कॉलेज को हमेशा मान्यता लेनी पड़ती है, किसी यूनिवर्सिटी के साथ अटैच होना पड़ता है। कॉलेज को यूजीसी केटर नहीं करता। कोई कॉलेज जाके कहेगा जी मैं फलां कॉलेज से हूँ, मुझे मान्यता, वो नहीं देंगे। कॉलेज से पूछा जाता है तुम किस यूनिवर्सिटी के अंडर आते हो, यूनिवर्सिटी के हेड्स जाते हैं। यूनिवर्सिटी में बेटा बड़ा आदमी बैठता है, वीसी, वाइस चांसलर, पता होगा ना तुम लोगों को। ये बहुत बड़ी हस्ती होता है, इसका राज्यपाल से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो इसलिए कॉलेज की इंपॉर्टेंस नहीं होती, यूनिवर्सिटी की इंपॉर्टेंस होती है। तो आपका ये डी क्रस्ट 1986-87 में ये कॉलेज बना, और फिर 2006 में ये यूनिवर्सिटी बना। तब इसने अपना नाम कर दिया यू का मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या अब ये बात समझ में आ गई? ठीक है, बताओ नेशनल लेवल के कॉलेज में पैसा किसका लगता है और स्टेट में? अब एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आया, हरियाणा राज्य का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज। अब वो हरियाणा राज्य में पूछ रहे हैं, तो आपका पैसा तो किस में लगा था? डी क्रस्ट। लेकिन हरियाणा में पहला इंजीनियरिंग कॉलेज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये हरियाणा में है, हरियाणा के अंदर बनाया, हमने पैसा नहीं लगाया। लेकिन हरियाणा का मतलब आपका पैसा लगा हुआ है। दो बातें समझ में आ गई ना क्लियर? एक तो कोई किसी के घर किराएदार रहता हो, एक अपना मालिक हो, दो बातें होती हैं। एनआईटी में हमारा पैसा नहीं लगा, देश का पैसा लगा है, लेकिन डी क्रस्ट में हमने अपना पैसा लगाया। चलो इसको आगे पढ़ेंगे अब, तब ये ज्यादा क्लियर होगा। कल हम किस पेज पर थे? 80, 78, 79 पूरे हो गए थे। 80 में भी सिरसा, अच्छा नहीं हुए थे, अच्छा हाँ बीच के ये मैंने वो, ठीक है वो मैं करा दूंगी, प्रोजेक्ट वो मिशन छुड़वा दिए थे। पेज नंबर 80 पर हमने शायद सिरसा पढ़ा था लास्ट, नीचे फर्स्ट हाफ में ना राज्य। ठीक है, आज आगे पढ़ते हैं हिसार। क्या कल मैंने जिंदल और ये गुरु जम्भेश्वर समझा दिए थे? ठीक है, पेज नंबर 80 का सेकंड हाफ में आ जाओ। हिसार, चौधरी चरण सिंह हरियाणा में कृषि विश्वविद्यालय है। देखो लिखा है हरियाणा का कृषि विश्वविद्यालय, यहाँ अपने आप लिख लो CCSHAU, CCSHAU, और अंडरलाइन कर लो कृषि। ये खेती की पढ़ाई कराता है बड़े लेवल पे। तो एशिया का सबसे बड़ी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में हमारी CCS भी शामिल है। किसके नाम पर है ये? चौधरी चरण सिंह। कल मैंने तुम्हें 2 सन बताए थे, ये बनी थी 1970 में और इसका नाम बदला 1991 में। किस प्राइम मिनिस्टर के नाम पर है ये? चरण सिंह जी। वो कौन सी लोकसभा में थे बेटा? छठी में, 6th लोकसभा में थे 1979, जुलाई से लेके जनवरी 1980 तक। 6th लोकसभा के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके नाम पर हमने, सोचो 80 में वो हट गए जनवरी में, और 91 में जाके हमने उनको नाम दिया कि भाई उनके नाम पे हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। चलो आगे पढ़ के देखो। तो ये कृषि विश्वविद्यालय है, एशिया का सबसे बड़ा, इसको अंडरलाइन कर लो, एशिया का सबसे बड़ा। लिखा है 1970, क्या 70 में इसका नाम पड़ गया था? नहीं, यहाँ लिख लो 1991, दोनों में से कोई सा एक आएगा। 70 में ये बना था, तब ये पंजाब के अंडर था, फिर इसने अपना नाम बदल के कर लिया CCSHAU। आगे पढ़ो, गुरु जम्भेश्वर, अब इसको क्या कहोगे? GJU। एक है जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी और एक है गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। JGU का मतलब है जिंदल, जिंदल, और ये है गुरु। देखो दोनों एक जैसे हैं, पेपर में तुम्हें दुखी करेंगे, मैंने कल भी बताई थी ये बात। ये टिक कर लो, गुरु जम्भेश्वर, यहां लिख लो GJU। ये हिसार में है। जम्भेश्वर क्या थे? प्रोफेशन क्या था उनका? पर्यावरणविद, एनवायरमेंटलिस्ट थे। GJU अंडरलाइन करना। 1995, 1995 की है। तो हिसार में एक 70 की, जिसका नाम बदला 91 में, एक 95 की। और आगे है लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, जिसको कहते हैं लुवास।
LUVAS। LU का मतलब लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरिनरी एंड एनिमल साइंसेज, और ये 2010 में बनी थी। लिख लो यहाँ लूवास, LUVAS 2010। अपने आप लिख लेना सन, ठीक है। 12 में थी, एक मिनट, नहीं बेटा मैंने तो इसमें 10 लिखा है। 10, अच्छा फिर वही पंगा रहा होगा ना, 10 में इसके ऊपर काम स्टार्ट किया होगा और जो पहला सेशन स्टार्ट किया होगा वो 12 में जाके निकाला होगा, तो 10 और 12 दोनों ऑब्लिक कर लो। मैंने जो मैं पढ़ा रही हूँ बेटा, ये कोशिश करती हूँ सुबह एक बार फिर देख लूँ, क्योंकि ना ये हरियाणा की नॉलेज का ऐसा ही है, ये बिखरी हुई है। एक बार बोर्ड पर देखो सब लोग, एक बहुत बड़ा स्पेस सेंटर के लिए काम करता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है बंगलुरु में। हर एक को पता है ये। नासा अमेरिका में है, हमारे वाले का नाम है इसरो। हम जितना स्पेस का काम करते हैं उसमें इसरो का सबसे बड़ा योगदान है, इसके अलावा हमारे पास कोई बड़ी संस्था नहीं है। इस इसरो ने अपना एक छोटा सा एक सेंटर बनाया हमारे हरियाणा में, जिसको नाम दिया गया है हारसैक। इसका क्या मतलब है? हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। तो ये स्पेस एप्लीकेशन सेंटर एक जोनल छोटा सा, उनकी नजर में भाई ठीक है 4 बनाने थे, हरियाणा में बना दिया, लेकिन हमारे लिए प्राउड की बात है कि इसरो का एक छोटा सा सेंटर हमारे हरियाणा में चल रहा है, जिसे कहते हैं हारसैक। नेशनल लेवल की चीज का हमारे देश में एक छोटा सेंटर बनाना भी हमारे लिए बड़ी बात है। वही है, देखो आगे हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, यहां लिखो इसरो का सहयोग, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का सहयोग। हारसैक इंग्लिश में लिख लेना HARSAC, हारसैक, हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, हारसैक। और इसके पास लिख लो 1986 में इसके ऊपर काम हुआ था, लेकिन ऑपरेशनल हुआ ये 1988-89 में। हारसैक 1986 पर ऑपरेशनल, ऑपरेशनल का मतलब इसने काम शुरू किया, ऑपरेशनल स्टेज में आया 1988 और 89 में। अब पेपर में कोई एक आएगा, पूछ लेंगे कब बना तो 86 में, और पूछेंगे कब ऑपरेशनल स्टेज में आया तो 88-89। इसका काम हम देख रहे हैं, नेशनल लेवल पर है। हाँ, इसका सारा काम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन देखता है, जिसका खुद का हेडक्वार्टर कहाँ है? बंगलुरु में। कब बनाया उसने हमारे यहाँ सेंटर? ये 86। ऑपरेशनल कब हुआ? काम 88-89। तो पेपर में कोई एक सन आएगा बेटा। चलो, हारसैक इंपॉर्टेंट था, हमने पढ़ लिया। और ये हारसैक पता है अभी कहाँ चल रहा है? CCS जो है ना, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर, उसके पास में एक छोटा सा एरिया दे दिया कि यहाँ काम कर लो, ज्यादा काम भी नहीं है, यहाँ लिख लो CCS कैंपस में। तो हारसैक चल रहा है CCS कैंपस में, जो 1986 में स्टार्ट हुआ। इसने ऑपरेशनल स्टेज में आया 1988-89 में। इसरो से सीधा इसका कांटेक्ट है। इसने कोई बिल्डिंग नहीं मांग रही, इसको एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स बना के दे दिया CCS HAU के ही कॉम्प्लेक्स में। इतना बड़ा उसका एरिया है तो थोड़ी सी जमीन इनको भी दे दी। नेक्स्ट पढ़ो, भिवानी में है चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी 2014, यमुना नगर में है DAV महिला विश्वविद्यालय, गुड़गांव में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इंदू, कल शायद जिक्र हुआ था ये, बिनौला गांव में, या नहीं बताया? अच्छा, एक बार बोर्ड पर देखो, 3 चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, NDA, NDC, NDU, इसके आगे I और जोड़ दिया, बाकी सब सेम है, बस इनका लेवल अलग है। नेशनल डिफेंस अकेडमी, नेशनल डिफेंस कॉलेज, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। अकेडमी है पुणे, पुणे में खड़गवासला, खड़गवासला महाराष्ट्र, अंग्रेजों के जमाने की। कॉलेज है बेटा दिल्ली में, दिल्ली में। और सबसे बड़ी चीज होती है यूनिवर्सिटी। अकेडमी छोटी होती है, कॉलेज बड़ा, यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी। इसके लिए हमारे गुरुग्राम हरियाणा का एक गांव की जमीन ले ली गई, जिसका नाम है बिनौला गांव। तो हरियाणा में यूनिवर्सिटी है। इसके आगे I और लगा दिया, तो बहुत बार इसको आप इंदू लिखा हुआ देखेंगे, इंदू, इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, ये टिक कर लो इंदू। यहाँ लिख लो INDU, बिनौला गांव लिखा ही हुआ है 2010। गुरुग्राम तो आगे लिखा ही है, बिनौला तुम्हें समझ में आ गया। नेक्स्ट है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर SCERT, जो किताबें छापती है हरियाणा सरकार के स्कूलों के लिए। ये NCERT नहीं है, NCERT होता है नेशनल,
ये उसकी कॉपी करता है हर काम में, और इसका नाम है SCERT। इसका मेन काम है बेटा किताबों से जुड़ा, कौन सी किताबें जो कहाँ चलती हैं, स्कूल में। इसके अलावा SCERT ही आपके टीचर्स की प्री सर्विस ट्रेनिंग कराता है। जैसे JBT टीचर्स को तैयार कराएगा तो SCERT ही तैयार कराएगा, उसी के अंडर JBT के कोर्सेज चलते हैं अलग अलग सेंटर्स में। तो SCERT की नजर रहती है। सरकारी जगह से जो लोग JBT करते हैं ना बेटा, उसके देख रेख सारी यही करता है। ये स्टेट काउंसिल है, हमारे अपने खर्चे पे बनी है, हमने बनाई है। तो ये टिक कर लो, SCERT गुड़गांव में 1979। इसका सन इंपॉर्टेंट है, तब से हम अपना पर्सनल काम कर रहे हैं। यहाँ लिख लो, प्री सर्विस टीचर JBT की तैयार जो कोर्स है वो यही कराता है। प्री सर्विस का मतलब नौकरी से पहले का ट्रेनिंग, प्री सर्विस ट्रेनिंग JBT। और स्कूलों की किताबें, हरियाणा बोर्ड की सारी किताबें यही छापता है। हरियाणा बोर्ड को कोई और कैटर नहीं कर सकता। हरियाणा बोर्ड, HBSC लिख लो, HBSC की किताबें। अब HBSC ने अपना नाम क्या कर लिया, H को पीछे ले जाओ, बाकी सब बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। चलो नेक्स्ट पढ़ना, महेंद्रगढ़ में है केंद्रीय विश्वविद्यालय। अब केंद्रीय है तो पैसा तुमने लगाया है क्या, नहीं, देश ने, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ये इकलौती सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हमारे यहाँ हरियाणा का, अंडरलाइन करो, एकमात्र विश्वविद्यालय। एकमात्र के बीच में लिख लो केंद्रीय, एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इसका VC हमारी मर्जी का नहीं लगता, इसका VC भी नेशनल लेवल से आता है, बाकी सब VC हमारे हरियाणा के लगते हैं। नेक्स्ट पढ़ना, ये जंतपाली महेंद्रगढ़ में, इसका गांव भी इंपॉर्टेंट है, 2009 सन भी इंपॉर्टेंट है। रेवाड़ी में आ जाओ, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर में बनी थी 2013। तुम्हें कल मैंने इग्नू का नाम बताया था, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। वैसे तो ये है 1985 की, दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर, लेकिन इसने जगह जगह अपने रीजनल सेंटर बना रखे हैं। एक सेंटर हमारे यहाँ कहाँ बना रखा है, करनाल। ये बेटा ओपन यूनिवर्सिटी है, किसी भी उम्र के बच्चे किसी भी तरीके से इसमें पढ़ सकते हैं, इसमें बाउंडेशंस कम होती हैं। लेकिन जिसकी तुम बात कर रहे हो अपनी रेवाड़ी में, वो कोई ओपन यूनिवर्सिटी नहीं है, वो एक कॉलेज है जिसका नाम रख दिया मीरपुर वाले का इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी। तो ये इंदिरा गांधी के नाम पर है, इंदिरा गांधी टिक कर लो। तो 2 हो गए। एक हमारा यहीं ऊपर लिख लो, रीजनल सेंटर करनाल में, वो इग्नू का है, ओपन यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर करनाल, इसी के पास लिख लो ताकि ये कंपेयर कर पाओ कि मीरपुर वाला एक अलग लेवल पे काम करता है, वो ओपन है, रीजनल करनाल ओपन है वो। ये जो इंदिरा गांधी वाला है मीरपुर में, ये 2013 का है। इससे आगे लिखा है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का, कृषि विश्वविद्यालय कौन सा, CCSHAU का भी क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, रीजनल रिसर्च सेंटर। CCS खुद कहाँ बना के बैठा है अपनी बिल्डिंग, हिसार। फिर इसने अपना एक रीजनल सेंटर भी बना दिया, कहाँ पर, रेवाड़ी में। ये टिक कर लो, बावल। अगर पूछे CCS कहाँ है तो हिसार, लेकिन इसका रीजनल सेंटर कहाँ बना लिया इसने, बावल, रेवाड़ी में। अगर कोई पूछे इसरो कहाँ है, बंगलुरु, लेकिन इसरो ने अपना एक एप्लीकेशन सेंटर हमारे यहाँ हारसेक, वो भी CCS के ही कैंपस में चलता है, कहाँ पर, हिसार। इसका मतलब हिसार के CCS में एक साइड में चलता है इसरो का एप्लीकेशन सेंटर, हिसार CCS का अपना एक क्षेत्रीय सेंटर भी चलता है, ये चलता है बावल में, रेवाड़ी में। नेक्स्ट पर आ जाओ, नूह, शहीद हसन खां मेवाती। तुम्हें पता है इस आदमी ने टक्कर ली थी किससे, बाबर से, बाबर से लड़ा था ये, इस मर गए थे, शहीद हो गए थे, इसलिए शहीद हसन खां मेवाती गवर्नमेंट यानी सरकार का, हमारा पैसा लगा हरियाणा का, मेडिकल कॉलेज। यहाँ लिखो आधारशिला 2009, और फिर ये 12 में इसके ऊपर काम हुआ, 2009/2012, पेपर में कोई सा एक मिलेगा। तो आधारशिला 2009/2012, नल्हार बेटा जगह का नाम है। तो शहीद हसन खां मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये पड़ेगा नल्हार में। नल्हार कहाँ है, मेवात में। तुम्हें याद है कल्पना चावला के नाम का भी एक मेडिकल कॉलेज था गवर्नमेंट का, वो करनाल में था। शहीद हसन खां मेवाती कहाँ बनाया, मेवात। तो दिख रहा है हसन खां मेवात के थे तो मेवात में, कल्पना चावला करनाल की थी तो करनाल में। इनमें किसका पैसा लगा, हमारा, तभी बीच में क्या शब्द है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। आगे पढ़ो,
फरीदाबाद में एक्चुअली ये कलर थोड़ा चेंज रह गया, पिंक कलर करना था फरीदाबाद में, वो फिर उसके आगे इसको थोड़ा वो कर लो, ये अलग पॉइंट है बेटा फरीदाबाद। इसमें विज्ञान और तकनीकी विश्वविद्यालय है। कल मैंने तुम्हें एक टर्म बताया था YMCA, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, इन्होंने अपना नाम कर लिया JC बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये YMCA का ही नाम है, ये वही है। फरीदाबाद में विज्ञान और तकनीकी विश्वविद्यालय, यहां लिख लो YMCA ऑब्लिक JC बोस यूनिवर्सिटी, एक ही चीज है ये, YMCA ऑब्लिक JC बोस, उसी को कह दिया विज्ञान और तकनीकी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को तो विज्ञान और तकनीकी कहते हैं। ठीक है, YMCA कब बना था? 2009 में, लिख लेना यहाँ 2009 में। कांग्रेस सरकार के टाइम पे काफी सारे कॉलेजेस बना दिए गए थे। 1969 को काट दो, ये 69 गलत छपा हुआ है यहाँ। इसके बाद आ जाओ पलवल में। पलवल में विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी। बताना जरा, विश्वकर्मा का नाम मैंने कल तुम्हें बताया था, श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, ऐसे लिखते हैं इसको। और ये इंडिया की फर्स्ट यूनिवर्सिटी है जिसने कौन से कोर्सेज चलाए हैं? स्किल। इसे पता है क्या कह रहे हैं? पहले सुना करो, इसे कह रहे हैं ड्यूअल यूनिवर्सिटी। ड्यूअल का मतलब क्या होता है बेटा? दो काम एक साथ करे। ये एक तो एजुकेशन में काम करेगी और एजुकेशन के साथ साथ स्किल में। तो हरियाणा में देश की पहली ड्यूअल यूनिवर्सिटी के नाम पर श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई गई? पलवल में। पलवल में, ये टिक कर लो। तो श्री विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी यहाँ लिख लो 2016, अभी बनी है 10 साल पहले। बेटा 16-17 तो पहला बैच था, 16-17 कुछ भी पूछे ना 16-17। अब मैं कह दूं भाई 2000, अभी क्या चल रहा है 26-27, कोई बच्चा आप जब एडमिशन लेगा तो 26 में लेगा लेकिन पास आउट 27 में होगा, तो 2016 लिख लो। और ये दुधौला लिख लो यहाँ, दुधौला पलवल में। दुधौला गांव, जैसे बिनौला था ना, बिनौला कहाँ था, ऐसे दुधौला गांव है पलवल में, वहां है ये स्किल वाली दुधौला गांव पलवल। बिनौला में क्या थी? इंदु। इंदु। और दुधौला में क्या है? श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी। कैसी यूनिवर्सिटी है ये? ड्यूअल, दो काम एक साथ करेगी, पढ़ाई प्लस स्किल। यहां लिख लो 2016 और दुधौला पलवल ड्यूअल एजुकेशन मॉडल, ये लिख लेना, ड्यूअल एजुकेशन मॉडल। ये इसका टारगेट है कि दो तरह की शिक्षा हम बांट दें। तो पूछेंगे हरियाणा में कौन सी यूनिवर्सिटी ड्यूअल एजुकेशन मॉडल पर आधारित है, तो टिक कराना श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी। कहाँ पर है? दुधौला गांव पलवल में। कब बनी थी? 2016 में। चलो नेक्स्ट पे आओ। कैथल में है एक महर्षि वाल्मीकि संस्कृत, डबल अंडरलाइन करो संस्कृत। अब संस्कृत कोई बहुत चलता नहीं है लेकिन हम अभी भी एक यूनिवर्सिटी को संस्कृत के बेस पे चला रहे हैं कैथल में, तो ये टिक कर लो। महर्षि वाल्मीकि का नाम लिया। वाल्मीकि जानते हो ना, क्या लिखी थी? हाँ, रामायण। तो रामायण लिखने वाले वाल्मीकि जी के नाम पर संस्कृत की यूनिवर्सिटी चलती है, महर्षि वाल्मीकि कैथल में। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि संस्कृत अब यूनिवर्सिटी चलना बड़ा मुश्किल है बेटा, इतने बच्चे होते ही नहीं, लेकिन ये चल रही है। मुंदरी, मुंदरी कैथल में। पानीपत में पहला आचार्य कुलम गुरुकुल की तरह खोला गया था। हरियाणा में सेमेस्टर प्रणाली 2006 में स्टार्ट हुई थी। सेमेस्टर में क्या था? एक साल के 2 पार्ट बना दिए थे 6-6 महीने के। हरियाणा में पहला स्कूल, पहली पाठशाला हिंदी माध्यम की झज्जर में 1914 में बनी। पहला स्कूल कहाँ बना? झज्जर। और तुम्हारा पहला कॉलेज कहाँ बना? रोहतक में, पंडित नेकीराम शर्मा 1926 में। दो बातें हैं ये, अगर कहें पहला स्कूल तो 1914 में, ये था बेटा हरियाणा का पहला स्कूल। और अगर कहे पहला कॉलेज तो 1926 में, फर्स्ट कॉलेज, इसका नाम था पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज। और ये पहला स्कूल ये कहाँ खोला था? ये रोहतक में। और ये कहाँ खोला था? झज्जर में। स्कूल खोला गया था झज्जर में। इंपॉर्टेंट है दोनों, ये टिक कर लो। हरियाणा में पहला स्कूल हिंदी माध्यम का 14 में बना झज्जर में। यहीं लिख लो फर्स्ट कॉलेज रोहतक 1926 में। 100 साल हो गए बेटा हरियाणा के उस कॉलेज को बने, 2026 में बैठे हैं ना, 100 साल पहले बना था। तो हरियाणा में फर्स्ट कॉलेज पंडित नेकीराम शर्मा के नाम पर रोहतक में 1926 में। स्कूल झज्जर में 1914 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। नेक्स्ट पढ़ो, भगत फूल सिंह। कल मैंने बीपीएस के बारे में बताया था, पटवारी थे, कैसे पैसे लेते थे पहले।
पढ़ो। भगत फूल सिंह का संबंध महारा गांव सोनीपत से है, अंडरलाइन कर लो, सोनीपत महारा गांव। यहाँ 1936, इसका सन भी इंपॉर्टेंट है, 36 में महिला गुरुकुल खोला। 2006 में जब ये डी क्रस्ट क्या बना, यूनिवर्सिटी। कॉलेज कब था ये, 86-87 में। वो खर्चा हमने किया था, तो हमारे स्टेट का पहला था। और स्टेट में पहला कौन सा था, एनआईटी। उसका खर्चा किसने किया था, देश ने। वो बना था 1963 में, तब तो हम भी नहीं बने थे। ये टिक मार्क करो। तो महिला गुरुकुल 2006 में यूनिवर्सिटी बना, लिखो डी क्रस्ट के साथ। ये सोनीपत के लिए अच्छा साल था, क्योंकि डी क्रस्ट भी सोनीपत में और बीपीएस भी सोनीपत में। बालिका वर्ष था 2006। दो बड़ी यूनिवर्सिटीज हो गई, जो दोनों पहले थी लेकिन पहले छोटी थी। कौन कौन सी, एक बीपीएस और एक डी क्रस्ट। डी क्रस्ट पहले कॉलेज था, वो पहले गुरुकुल था, दोनों को कह दिया यूनिवर्सिटी बनेगी 2006 में। और यह भारत के पास उत्तर, और लिख लो, उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय है। की को का कर लेना, उत्तर भारत का। तो 2006 कौन से जिले के लिए 2 यूनिवर्सिटी लेकर आया, सोनीपत। कौन कौन सी, बीपीएस और डी क्रस्ट। क्या एकदम से बनी थी ये, नहीं, 1987, 1936, वो तो आजादी से पुरानी थी। नेक्स्ट पे आ जाओ, कल्पना चावला। मैंने कल 2 डेट ऑफ बर्थ बताई थी, एक क्या थी, एक थी 17 मार्च 1962, ये चलती है। एक थी 1/7/1961, ये छिपी हुई है। कोई सी एक पूछेंगे, ज्यादा चांसेस है 62 वाली के। पढ़ के देखो, कल्पना चावला अंतरिक्ष जाने वाली पहली महिला, जन्म 1 जुलाई 1961, यही लिख लो 17 मार्च 1962। एक पूछते हैं कोई सी। डेट ऑफ बर्थ इसलिए अलग है क्योंकि बेटा बहुत बच्चों के पेरेंट्स बच्चे के जन्म और उसके स्कूल के कागजातों में अंतर रखवा देते हैं। वो एज फैक्टर, बहुत सारी बातें होती हैं। डेट ऑफ डेथ नहीं बदल सकती है, वो एक ही होती है भाई, बार बार थोड़ी मरेगा कोई। तो वो थी इनकी 1, 2, 3, वो लिख लो, यहाँ लिखी हुई है ना नीचे, ठीक है। मृत्यु 1 फरवरी 2003, कोलंबिया अंतरिक्षयान। उपनाम है इनका अंतरिक्ष रानी, स्पेस क्वीन। अब आ जाओ अगली हेडिंग पर, डीम्ड और निजी। क्या होते हैं डीम्ड, जिन्हें फ्रीडम मिल जाती है, अपनी फीस में बदलाव कर लो, अपने कोर्सेज नए ले आओ। राज्य की यूनिवर्सिटी क्यों पीछे रह जाती हैं, जो नियम बना वो 50 साल तक सेम चलेगा, जो कोर्स थे वही चलेंगे, नया कोर्स ही नहीं आएगा। टाइम के साथ नए कोर्सेज भी लाने पड़ते हैं ना। डीम्ड क्या करती हैं, टाइम देखती हैं, अब ये वाला चाहिए, ये इंट्रोड्यूस कर देंगी। 2 यूनिवर्सिटी बेटा टक्कर देती हैं, या तो प्राइवेट या तो डीम्ड। डीम्ड एकदम से नहीं बनती, पहले बनता है कॉलेज, अच्छा काम करता है तो यूनिवर्सिटी, फिर यूनिवर्सिटी से ऊपर जाता है तो डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड को फ्रीडम होती है पैसा खर्च करने की, ज्यादा परमिशन के चक्कर नहीं काटने पड़ते। देखो पहला अंबाला। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार बोर्ड पर देखना। हम पहले हमेशा पढ़ते थे, जो पुराने जीके में पढ़ रहे थे हरियाणा में, हरियाणा की पहली निजी यूनिवर्सिटी, तो हम पढ़ते थे इसमें अंबाला के मुलाना में है, मुलाना अंबाला। और क्या नाम था इसका, महर्षि मार्कंडेय। महर्षि एम लिखते थे, महर्षि मार्कंडेय यूनिवर्सिटी। इसमें बेटा सरकार ने कुछ योगदान नहीं दिया, पर्सनल पैसा लगा था एक परिवार का। महर्षि मार्कंडेय ये बनी थी 1993 में। पर हुआ क्या, हमारे हरियाणा सरकार ने विधानसभा में 2006 में एक नया अधिनियम पारित किया और कहा इसके तहत आगे से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को मान्यता मिलेगी। एक जैसे अब यूजीसी ने 2026 में कर दिया ना, इस तरीके से हमने कब बनाया, 6 में। फिर इसके बेसिस पर जो यूनिवर्सिटी सबसे पहले बनी, इसके आधार पर, ये विधान परिषद में पारित हुआ था, वो बनी बेटा ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। तो अब ये क्वेश्चन 2 तरीके से आएगा। अगर पूछेंगे हरियाणा में, क्योंकि उस टाइम तक हरियाणा में ये इतना कामकाज था नहीं प्राइवेट का, वैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी पहली कौन सी है, क्या नाम है इसका, महर्षि मार्कंडेय। तुम्हें मार्कंडा नदी तो पता ही है, महर्षि महान है जो ऋषि, और नाम क्या था, मार्कंडेय, मार्कंडेय। तो महर्षि मार्कंडेय के नाम पर जो पहली यूनिवर्सिटी बनी वो 1993 में बन गई। लेकिन तब तक हमारी विधानसभा में इस तरह के अधिनियमों के ऊपर ज्यादा काम नहीं हुआ, हमने ध्यान भी नहीं दिया ज्यादा। फिर हमने विधानसभा में एक अधिनियम पारित किया कि भैया हरियाणा में एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, तो गुड़गांव सोनीपत जैसी बेल्ट को आजादी दो, लोग यहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी बना सकें। तो 2006 के इस अधिनियम के आते ही जिंदल परिवार ने पैसा लगा दिया और इन लोगों ने बेटा 2009 में अपनी यूनिवर्सिटी खड़ी
कर दी। आज तुम जानते हो देश की नंबर 1 जिसको NAAC ने A++ की ग्रेडिंग दे रखी है, और अगर गूगल भी करोगे ना कि इंडिया की बेस्ट लॉ यूनिवर्सिटी, तो उसमें इसका नाम निकल के आता है। ये बेटा इस अधिनियम के बाद बनने वाला पहला प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा है। किसको? वैसे हमने बना के कौन सी रख रखी थी? महर्षि मार्कंडेय। अब देखो इसमें डीम्ड और निजी विश्वविद्यालय, अंबाला में महर्षि मार्कंडेय विश्वविद्यालय, सिर्फ पढ़ना है तुम्हें ये मुलाना, इसके ऊपर 1993 लिख लो। 1993, 2009 को काट दो भी, मतलब काटने का मतलब सुन लो पहले क्या हुआ। अब ये बन गई एक छोटी सी यूनिवर्सिटी, थोड़ा सा पैसा लगाया, फिर इनको लगा कि अब हमारा लेवल बढ़ गया, अब हम लोग जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा ले लेते हैं। तो ये मौलाना, इसको मैं मिटा देती हूँ, मौलाना, ये मौलाना बोल दिया, क्या नाम है मुलाना, एक्चुअली मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज भी है दिल्ली में, MAMC, तो वो ये है मुलाना में महर्षि मार्कंडेय। जिसने पैसा लगाया उसके मन में लालच तो आता ही है कि क्यों ना मेरा दर्जा बढ़ जाए। तो ये गए बेटा UGC के पास और इन्होंने कहा जी हमें जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दो, हम निजी तो है ही लेकिन थोड़े से कोर्सेज हम अपने हिसाब से नए नए ले आएंगे। तो इन्होंने UGC के पास जाके, UGC ने कहा ठीक है टू बी डीम्ड कर देते हैं, यानी बनने वाले हो, अभी बने नहीं हो। इनको 2007 में डीम्ड टू बी यानी होने वाली है, कि बनने वाली है, ये वाला दर्जा दे दिया। तो अगर इस हिसाब से देखें तो 2006 में हमारा अधिनियम भी तो आ गया था। उस अधिनियम के बाद जो सबसे पहली यूनिवर्सिटी बनी है वो कौन सी है? OP जिंदल। तो अब ये क्वेश्चन पेपर में अगर आएगा, दोनों दे दी तो फिर डिस्प्यूट होगा, क्योंकि वैसे कायदे से पहली यूनिवर्सिटी है मुलाना वाली, लेकिन अगर कहें 2006 के अधिनियम के बाद बनने वाली पहली, तो फिर टिक करना पड़ेगा OP जिंदल, क्योंकि बेटा जब इसको डीम्ड टू बी का दर्जा मिला तब तक तो अधिनियम आ चुका था, इसलिए दोनों में गैप है। यहाँ देखो आगे पढ़ के तब तुम्हें समझ में आएगा। मुलाना 2009 लिखा है, यहाँ 2009 को काट दो, यहाँ लिखो 2007 में UGC द्वारा, 2007 में UGC द्वारा डीम्ड टू बी यानी कुछ दिनों में डीम्ड यूनिवर्सिटी बन जाएगी, डीम्ड टू बी का दर्जा मिला। नहीं बेटा, डीम्ड में कोई भी प्राइवेट, देखो जब निजी खुलती है ना शुरू में, आज निजी खोलना आसान है, तब क्या था डर लगता था, तो कहते थे जैसा सरकार चाहती है वही वही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, तो सरकार ने कहा भाई ये सब्जेक्ट पढ़ाओ, तो वही पढ़ाते थे। जैसे सरकार क्या पढ़वाती होगी, वही BA पास, वही BCom, वही BSc, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना। ये प्राइवेट का ऑप्शन तो बेटा अब खुल गया, क्योंकि अब लोग जागरूक हो गए। पहले प्राइवेट यूनिवर्सिटी सिर्फ वही कोर्सेज कराती थी जो सरकारी भी कराती थी। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी अब फ्लोरिश कर रही है, पहले तो पूछना पड़ता था कि जी ये वाला कोर्स ले आए, पहले इतनी आज़ादी नहीं थी। तुम खुद सोचो 1993 तक क्या इस देश में बहुत ज़्यादा आज़ादी मिली हुई थी? 1991 में तुम्हें याद है LPG की पॉलिसी आई, तब डर लगता था हर किसी को काम करने में। उसके बाद आज यूनिवर्सिटीज़ फ्री हैं, पैसा लगाते हैं, कोई भी कहीं भी यूनिवर्सिटी खोल देता है, बस कागजात जमा किए, दिखाया थोड़ा सा और अपना काम बना, फिर अपने हिसाब से नए नए कोर्सेज ले आते हैं। तो ये तो बहुत डरती होगी ना, पहली बार इस स्टेट में आई थी कि भाई हम क्या इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलवा दें, तो UGC ने कहा डीम्ड टू बी का दर्जा देंगे। किस साल में? और तब तक हमारी विधानसभा में क्या आ गया? अधिनियम। उस अधिनियम में सबसे पहले किसका नंबर आ गया? OP जिंदल का, तो वो बन गई फिर पहली। तो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, ठीक है। अब अगला पढ़ के देखो, इसके आगे लिखा है सबसे पुराना निजी विश्वविद्यालय। गलत नहीं है ये, लेकिन बस वो क्वेश्चन की सेंस जैसी होगी वैसा आंसर देना पड़ेगा। अगला पढ़ो, OP जिंदल विश्वविद्यालय, यहां लिख लो निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2006, निजी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, निजी विश्वविद्यालय प्राइवेट यूनिवर्सिटी अधिनियम 2006, अधिनियम 2006 के तहत ओल्डेस्ट, निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 के तहत सबसे पुरानी। तो अगर 2006 के तहत पुरानी पूछ ली तो जिंदल, लेकिन वैसे पुरानी तुम्हारी कौन सी है? हाँ, वो थोड़ा सा डर के काम करते थे। कौन से सन में उन्होंने UGC से कहा जी हमें डीम्ड बना दो? 2007 बना दी उन्होंने, या टू बी लिख दिया, यानी भी बनेगी। तब तक किसने दर्जा ले लिया? OP जिंदल ने। तो अगर पूछें कि 2006 के अधिनियम के तहत ओल्डेस्ट, तो जिंदल। वैसे हमारी पुरानी है MM महर्षि मार्कंडेय मुलाना वाली, वो 1993 की है, पर वो 7 तक भी 2B में थी, तब तक इसने अपना कामकाज स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट पर आ जाओ,
तो 2009 लिखा है, 2009 में ये बनके इसने शुरू कर दिया था काम 6 के बाद, 6 में परमिशन ली, फिर कामकाज 9 में। तो अब जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। बहुत लोग अभी भी कंफ्यूजन में होंगे, वो कहेंगे हरियाणा में निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 के तहत सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी ओपी जिंदल। हरियाणा की सबसे पुरानी निजी, वो 1993 की, ये 2009 की। अधिनियम आया 2006 में। इसको डीम्ड का दर्जा कब मिला? 2007 में। चलो आगे पढ़ो। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट, एंड को काट दो, एंटरप्रेन्योरशिप के आगे एंड लिख लो, एंड मैनेजमेंट, निफ्टिम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एन का मतलब है नेशनल, आई का मतलब इंस्टीट्यूट, और एफ टी का मतलब फूड टेक्नोलॉजी, ई का मतलब एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेस, और एम का मतलब मैनेजमेंट। रोहतक में टिक कर लो, सब प्राइवेट है बेटा। बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी कब से चल रही है? 12 से। झज्जर में टिक करो, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, प्रभुदयाल मेमोरियल पीडीएम, इसके स्कूल और कॉलेज चलते हैं। बहादुरगढ़ में 2016 से। फरीदाबाद में मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, 2008 से चल रही है। लिंगिया यूनिवर्सिटी है 2009 से। ऐसे बहुत सारी है, सारी थोड़ी याद रहेंगी, मोटी मोटी पढ़ के जानी है भाई। लिंगिया है, एपीजे सत्या है, कुछ फेमस है। नेक्स्ट पे आ जाओ, गुड़गांव, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। जीडी गोयनका, सब जानते हैं, इनके स्कूल भी चलते हैं और अच्छी फीस लेते हैं, प्राइवेट हैं। जीडी गोयनका, अंसल यूनिवर्सिटी, अंसल टिक कर लो, एपीजे सत्या, आईटीएम, एमईटी यूनिवर्सिटी और स्टारेक्स यूनिवर्सिटी 2016, 10 साल पहले बन गई ये भी। कुरुक्षेत्र में आ जाओ, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एनआईटी 2002। अब ये एनआईटी जो है 2002 में बेटा इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। उससे पहले ये 1963 से काम कर रहा है। इसके ऊपर 1963 भी लिख लो, दो अलग अलग पॉइंट हो गए। अगर पूछेंगे इसको डीम्ड का दर्जा कब मिल गया? हाँ, इसका मतलब एनआईटी अपने नए कोर्सेज भी ला सकता है, जबकि सरकारी है, 2002 में। अच्छा, अब तुम्हें ना 2 पॉइंट ऊपर लिखने हैं, पहले सोच के बताओ। हरियाणा में पहला इंजीनियरिंग कॉलेज एनआईटी कौन से सन में बना? 63 में। इसको डीम्ड का दर्जा कब मिला? ठीक है। और अगर कहें हरियाणा का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, हाँ, वो हमारे पैसे से बना है 1986-87 में, डीक्रस्ट। ऊपर ये दोनों पॉइंट लिख लो, लिखो एनआईटी, ऊपर कहीं भी जहां जगह है वहां लिख लो एनआईटी कुरुक्षेत्र 1963, एनआईटी कुरुक्षेत्र 1963। इसके सामने लिखो, पहले ये रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था, पहले रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था, पहले रीजनल क्या होता है बेटा? एक एरिया, एक क्षेत्र का, क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था। ठीक है, इसी में लिख लो हरियाणा का पहला, हरियाणा में लिख लो, हरियाणा में पहला और सबसे प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेज। इससे पहले हमारे यहाँ कुछ नहीं था। हरियाणा में पहला और सबसे प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेज, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? एनआईटी का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। किसने पैसा दिया था? केंद्र सरकार ने। ये मेन कॉलेज बनाया था, रीजनल बनाया था, रीजनल। कौन से सन में? 1963, तब हम पंजाब थे। इसके नीचे लिखो डी क्रस्ट, डी क्रस्ट। इसमें लिखो हरियाणा का सबसे पहला सरकारी, हरियाणा का सबसे पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज। अब इसमें हमारी सरकार का पैसा लगा है, हरियाणा सरकार का। हरियाणा का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, ब्रैकेट में स्टेट लिख लेना, ये हमारे राज्य का। 1986-87, 1986-87। इसको यूनिवर्सिटी में कब अपग्रेड किया? 2006 में। लिख लो यहाँ, 2006 यूनिवर्सिटी में अपग्रेड हुआ, 2006 यूनिवर्सिटी में अपग्रेड हुआ। अब दोनों पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गए। तुम्हारा पैसा किस में लगा है?
डी क्रस्ट। और देश का पैसा किस में लगा है? एनआईटी। हरियाणा में सबसे पहले जो बना वो तो एनआईटी था, लेकिन वो हमारे पैसे से नहीं था और हमारे बनने से पहले बन गया था 1963 में। उसको भी परमिशन लेनी पड़ी। पहले क्या था वो? रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज। हमारा डी क्रस्ट पहले क्या था? कॉलेज। बाद में जाके क्या बना? यूनिवर्सिटी। कब बना? 2006 में। और वो कब बन गया था? 2002 में। चलो अब पढ़ो कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान 2002 में। तो 2002 ठीक है या गलत है? ठीक है। 2002 में क्या बना है ये? डीम्ड यूनिवर्सिटी। उससे पहले 1963 में ये रीजनल कॉलेज था। इसके ऊपर लिख लो 1963 ताकि तुम्हें दोनों याद रहें। 1963 तब रीजनल कॉलेज था, क्षेत्रीय कॉलेज। आगे पढ़ो श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय, ये कुरुक्षेत्र में है। तुम सबको पता है आयुष का मतलब है 5 तरीके से इलाज करना। हम कोई भी बीमारी होने पर अपने इतिहास को अगर उठा के पढ़े तो कोई ऐसी टैबलेट नहीं खाता था। कुछ पत्ते उबाल के पी लेते थे, थोड़ा सा काढ़ा पी लेते थे, थोड़ा सा हाथ पैर लोग दबाते थे। अभी एक्यूप्रेशर वगैरह होता है ना, उनसे ठीक हो जाते थे। ए का मतलब था आयुर्वेद, आयुर्वेद। वाई का मतलब था योगा, यू का मतलब था यूनानी। आपके यहाँ यूनान से आए थे ना कुछ लोग, यूनानी। कौन थे यूनानी बताना जरा? ये सिकंदर महान। सिकंदर खुद भी तो बीमार हुआ था, 19 महीने रहा। यूनानी पूरी तरह से गए नहीं थे। तुमने नाम सुना होगा सेल्यूकस निकेटर का, यूनानी तो था वो जिसने मेगास्थनीस तुमने सुना होगा किताब लिखी थी इंडिका। इन्होंने बेटा हमें यूनानी पद्धति सिखाई कि हम कैसे इलाज करते हैं, तो हमने सीख लिया वो भी। इसके बाद एस का मतलब है सिद्धहस्त, सिद्धहस्त। इसमें क्या करते हैं? इसमें जैसे मिट्टी का लेप, इंसान को मिट्टी में दबा के पूरा बस गर्दन तक बाहर, बाकी तो कहते हैं मिट्टी में अपने आप कैल्शियम आयरन सारी कमी पूरी हो जाएंगी। या फिर वो धूप से थेरेपी देते हैं, या फिर पानी की या ताज़ी हवा की, इस तरह से कहते हैं सिद्धहस्त। कुछ पॉइंट्स होते हैं हमारे शरीर में जिनको अगर ठीक से दबाया जाए तो बॉडी की आधी बीमारियां खत्म। देखा नहीं, बड़े लोग बैठे बैठे हाथों को दबाते रहते हैं, ये इसी का पार्ट है बेटा। एच का मतलब है होम्योपैथी। बहुत बार तुमने ऐसी दवाई देखी होंगी जो छोटी छोटी गोलियां सी होती हैं और उसमें कहते हैं हाथ नहीं लगाना उन गोलियों को। और वो बहुत लोग तो कहते हैं इसलिए भी ठीक हो जाते हैं लोग कि वो उस झंझट में पड़ जाते हैं कि 4 गोली खानी है तो 4 गोली निकल के ही नहीं देती। 4 की जगह 8 निकलेंगी, फिर वापस चलेंगे, 2 रह जाएंगी, फिर 6 निकलेंगी, तो परेशान रहते हैं। उनके सारा बीमारी का ध्यान इसी में कि ये 4 गोली निकल के कब मैं खाऊंगा। इनकी गोलियों को अगर आपने टच कर दिया तो कहते हैं वो इलाज में काम नहीं करेंगी। इनको हाथ से नहीं छूना होता, बस डब्बी के ढक्कन में डाल डाल के प्रॉपर। और देते भी कितनी है? 2 खानी है, 4 खानी है। बाजरे के दाने से छोटी वो गोली होती हैं, तो वो 4 एग्जैक्टली निकल ही नहीं पाती बेटा। तो इस तरह से वो आदमी ना आधी वो बीमारी भूल के उन गोलियों को इधर उधर करता रहता है और आधा ठीक हो जाता है। तो ये आयुष का डिपार्टमेंट है और इन तरीकों में शरीर में, लीवर में, किडनी में कोई इफेक्ट नहीं आता। जबकि जो ये हम दवाई के पत्ते घर में ले आते हैं ना, इन सब से किडनी, हार्ट, लीवर खराब होते हैं, क्योंकि इन सब का प्रभाव, दुष्प्रभाव शरीर पे पड़ना ही पड़ना। तो हमने इस बीजेपी सरकार ने शुरू में कहा कि भाई इन पे काम कर लो और इसके लिए विश्वविद्यालय बना लो, जहां जैसे एमबीबीएस की पढ़ाई होती है ऐसे इनकी भी पढ़ाई करवा देंगे। तो वही है ये श्री कृष्णा आयुष। आयुष का मतलब यहाँ साइड में लिख लेना, AYUSH, 5 चीजें हैं ये। आयुर्वेद, योगा, यूनानी पद्धति, सिद्धहस्त और होम्योपैथी, 5 शब्द। आयुष। एग्जाम में कोई एक गायब कर देंगे, बदल देंगे और कहेंगे इनमें से कौन सा ठीक नहीं है, तो हमें 5 पता हूं। आयुर्वेद, योगा, यूनानी पद्धति, सिद्धहस्त और होम्योपैथी। होम्योपैथी की खोज किसने की थी? हमारी नहीं है, विदेशी है, हैनीमैन ने। होम्योपैथी किसने खोजा था? हैनीमैन ने। ये बहुत बार पूछते हैं, HH याद कर लेते हैं, होम्योपैथी, हैनीमैन। चलो आगे पढ़ो। कृष्णा, श्री कृष्ण के नाम पर है ये आयुष यूनिवर्सिटी, ये भी कुरुक्षेत्र में। और आगे है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, लिख लो बीच में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर, ये भी कुरुक्षेत्र में। और NID, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, NID लिखो यहाँ। NIT, NID दोनों नेशनल हैं। पैसा तुमने लगाया है या देश ने? देश ने लगाया, हमने नहीं पैसा लगाया इनमें। जितना नेशनल लेवल का काम होता है उसमें पैसा हमेशा देश का लगता है। पलवल पर आओ, मॉडर्न विद्या निकेतन, ये बेटा स्कूल टाइप में काम करता है 2012 से। अब आ जाओ नीचे,
ये टेबल तुम्हें सारा समझ में आएगा अब। हरियाणा के प्रमुख डीम्ड यूनिवर्सिटी, पहली है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। थोड़ा सा सुनना पड़ेगा, एक बार बोर्ड पर देखो। हमारे हरियाणा की पहचान है, यहाँ डेयरी का बहुत बड़ा कामकाज है, और डेयरी में जब भी जिक्र आता है तो हमारे हरियाणा की भैंस मुर्रा, जिसको हम कहते हैं काला सोना, ये तो है ही है। एक बड़ी अचीवमेंट ये है बेटा कि देश को ऐसा लगा कि हम अच्छा काम कर लेंगे डेयरी के क्षेत्र में, इसलिए उन्होंने एक सेंटर बनाया था अपना बंगलुरु में। लेकिन आजादी के बाद बोले छोड़ो बंगलुरु को, हरियाणा को दे दो ये काम। ध्यान से सुनो अब सब लोग, NDRI, हमारा इंडिया का कोई लेना देना नहीं था, आज है हमारी पहचान, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। डेयरी का मतलब इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर काम होगा, गाय भैंस के ऊपर काम होगा। NDRI एक्चुअली अंग्रेजों ने बनाया था 1923 में। इसका नाम रखा था इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। इंपीरियल मतलब उनकी, अंग्रेजों की पहचान, तो इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालना और डेयरी, ये इसका कामकाज था। तो इंपीरियल इंस्टीट्यूट था ये, जिसका काम था एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी से जुड़ा। हमारा कोई लेना देना नहीं, ये इन्होंने बनाया था बंगलुरु में। तो 1923 में साउथ इंडिया के बंगलुरु में इन्होंने एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी पे काम किया। 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो हमने कहा भाई ये इंपीरियल तो अंग्रेजों का शब्द है, हम इसको हटाते हैं और हम इसकी जगह रखते हैं नेशनल वर्ड। तो हमने इसका नाम बदल के कर दिया NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। यानी डेयरी के ऊपर रिसर्च करेगा तो इसमें अपने आप पशु भी आ जाएंगे, क्योंकि डेयरी मतलब पशु से संबंधित है, तो जानवर सारे इसके अंडर आ जाएंगे। NDRI की डेयरी पे रिसर्च करने वाला। 1955 में कहा कि साउथ में तो और काम कर लेते हैं, ये भैंस गाय का काम ना उत्तरी भारत के पंजाब हरियाणा की तरफ ट्रांसफर कर दो। तब तो हम पंजाब थे, तो उस टाइम पे उठा के बेटा और हमारे करनाल में कहा इसको जमीन दिलवा दो, बिल्कुल GT रोड के पास, और बहुत सारी तब खाली पड़ा था, ये जमीन इसको मिल गई और इन्होंने बना दिया नेशनल लेवल का। हमने कुछ नहीं किया, सब देश कर रहा है। 55 में करनाल में सेंटर बना, उसने बढ़िया काम किया। 1989 में जब हरियाणा को बने कई साल बीत गए थे, तो इस रिसर्च इंस्टीट्यूट नेशनल लेवल का है, लेकिन नेशनल लेवल पे भी तो सरकारी ही है ना, तो इसने कहा हमें डीम्ड बनना है ताकि हम अपने काम कर सकें, हमें परमिशन ना लेनी पड़े। तो 1989 में इस NDRI जो ऑलरेडी सरकारी था, इसने सरकार से डीम्ड यूनिवर्सिटी का एक दर्जा ले लिया कि जी हमें थोड़ी परमिशन दो, हम काम करें, रिसर्च करें। सरकार ने कहा ठीक है, बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत लंबा समय हो गया, डीम्ड का दर्जा दे दो। अब डीम्ड को पैसे खर्च करने की आज़ादी मिल गई, काम कर पाएंगे। तो अगले ही साल बेटा 1990 में इन्होंने पहली बार, फर्स्ट टाइम, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू भैंस का पहला बच्चा जो था, भैंस का पहला बच्चा जिसका नाम रखा गया प्रथम, ये बना लिया। प्रथम हमारे देश में पहली बार बनने वाला IVF से। IVF तुमने आजकल ऐड देखा हो, कितने IVF के ऐड हैं। पहली बार इसका एक्सपेरिमेंट हमने हरियाणा में भैंस पर किया, और जिस बच्चे का जन्म हुआ भैंस के बच्चे का, उसको नाम दे दिया प्रथम। हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। देखो डीम्ड होने से ये फायदा होता है, हम काम कर पाते हैं। पहले हमने कभी काम नहीं किया, जैसे ही डीम्ड बने तो एक होता है कि अब पूछने वाला कोई नहीं, अब हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगले ही साल देख लो IVF से पहला भैंस का बच्चा तैयार हुआ। फिर दुनिया काम कर रही थी और दुनिया हमसे आगे थी, तो दुनिया ने कहा कि ठीक है IVF तो नॉर्मल है, हम क्लोनिंग करेंगे। क्लोनिंग पता है ना, शरीर के टिश्यू से सेम इंसान बना देना, जिसमें ना माँ की जरूरत ना बाप की, बस शरीर का एक टिश्यू से दूसरा सेम इंसान बन जाएगा। इसे कहा जाता है क्लोनिंग। ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसका नुकसान ज्यादा हो जाएगा बेटा। फिर एक ही आदमी के 1000 रूप बन जाएंगे, असली कौन सा है पता ही नहीं चलेगा। आदमी का क्लोन बनना भयानक है। सोचो 1000 मोदी खड़े हो, 1000 राष्ट्रपति खड़े हो, तो असली कौन सा, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को पता ही ना चले। क्लोनिंग बैन है, क्लोनिंग नहीं करनी, इसका इलीगल इस्तेमाल होगा। खासकर जो टेररिस्ट हैं या इस तरह के, वो पता नहीं कितने कितने बना देंगे। तो क्लोनिंग सबसे पहले जानवर पर की गई, और सबसे पहले यूरोप ने एक भेड़ बनाई, उस भेड़ का नाम रखा डॉली। डॉली नाम रखा। उसके बाद ये दुनिया को एक एग्जाम्पल हुआ कि देखो भाई क्या हो सकता है क्लोनिंग से, जिसमें ना मेल भेड़ की जरूरत थी ना फीमेल की, बस एक शरीर का छोटा सा टिश्यू लिया,
जैसे एक सेल से बड़ा टिश्यू और उस टिश्यू से पूरी भेड़ बना दी। तो हमारी नज़र में था कि अगर इन्होंने भेड़ बनाई है, हमें तो भेड़ क्यों ही बनानी। हमने कहा हम भैंस बनाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे भैंस का कामकाज था। तो डीम्ड बनी हुई थी, पूछने की जरूरत नहीं, काम करने लग गए। ये घटना है बेटा 1996 की। हमने 13 साल इस चीज पे काम किया और 2009 में हमने सबसे पहले ऐसी क्लोनिंग से भैंस बना दी। दुनिया में किसी ने ऐसी भैंस नहीं बनाई थी, क्लोनिंग वाली हमने बना दी और हमने इसका नाम रखा समरूपा। सम का मतलब सेम और रूप का मतलब रूप, यानी एक टिश्यू से सेम बना दी समरूपा। लेकिन बेटा इसको कुछ बीमारी हो गई और ये मर गई। तो फिर हमें लगा कि यार ठीक नहीं था, फिर हमने दोबारा एक्सपेरिमेंट किया और 2009, ये घटना है जनवरी फरवरी की, हमने जून में 2009 उसी साल में एक और भैंस बना दी जिसका नाम रखा गरिमा। गरिमा ठीक ठाक बिल्कुल फिट रही। फिर क्लास में कोई गरिमा है? कोई नहीं है? चलो कोई है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा नाम बेटा रख सकते हैं। गरिमा बिल्कुल फिट एंड फाइन थी। फिर हमें लगा कि ठीक है भाई, गरिमा ने ये प्रूव किया कि हमारे देश के जितने साइंटिस्ट हैं वो इंटेलिजेंट हैं और वो काम कर सकते हैं। फिर हमने इसके बाद गरिमा के बाद गरिमा टू का एक तरह से क्लोन बनाया। फिर गरिमा 2 को हमने एक्सपेरिमेंट किया कि क्या गरिमा 2 एक नॉर्मल जो बफेलो, जो नॉर्मल भैंस है उसकी तरह उसका शरीर प्रॉपर तरीके से काम करेगा। तब गरिमा सेकंड से जो एक भैंस का बच्चे का जन्म हुआ उसका नाम रखा महिया। और अब तो बेटा ढेर नाम रख दिया, अब सबके नाम नहीं आएंगे। अब ये तो थी भैंस की बात। फिर हमने कहा भाई हमारी जो देसी गाय है ना, इनका दूध में अमृत है ये, तो इनके ऊपर काम करो। अब हम प्राउड से कह सकते हैं कि अभी 1-1.5-2 साल पहले 2023 में हमने अपनी जो सबसे बढ़िया नस्लों में एक होती है गिर नस्ल है ना देसी गाय की, देसी गाय, ये बेटा गिर वाले इलाके में पाई जाती है गुजरात में। इसका हमने क्लोन बनाया और वो प्रॉपर क्लोन बन गया, उसको हमने नाम दिया है गंगा। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि देसी गाय की इंपॉर्टेंस टाइम बीतने के साथ हमें नजर आने लग गई। और अब हमें ये दिखता है कि देसी गाय का दूध अगर हो तो न तो विटामिन डी के रोग हों, जो आजकल इतनी रोग फैल गए ना विटामिन डी कैल्शियम की कमी से, तो हमने उसके लिए गंगा ये नाम दिया कि पवित्र नदी है और गाय को हम माँ का दर्जा देते हैं। तो गंगा किसकी ब्रीड बना दी हमने? देसी गाय की। कौन से वाली की? गिर की। इससे पहले हमने भैंस पे पहले क्लोन तैयार किया जो मर गया, फिर दूसरा क्लोन सक्सेसफुल हुआ, फिर तीसरा, फिर उसकी ब्रीड चल पड़ी। अब इनकी बहुत सारे, अब सबके नाम याद नहीं करने, मेन देख लो। समरूपा क्या था? क्लोन से बना। और जो आईवीएफ से जन्मा था पहला, उसको नाम दिया था प्रथम, वो आईवीएफ का था। तो वही है बेटा ये विश्वविद्यालय। अब ये बहुत लंबी लिस्ट है, आज टाइम कम है, तुम एक काम करो, इसके लास्ट पन्ने पर आ जाओ, जो पेज नंबर 84 में नीचे जगह है वहां हेडिंग लिख लो NDRI। NDRI 4-5 पॉइंट जल्दी लिखना। NDRI करनाल। अब उसमें पॉइंट वाइज लिखना। पहला लिखो स्थापना 1923, फर्स्ट में स्थापना 1923 बंगलुरु। नाम लिखो इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, डेयरी से डेयरिंग कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो 1947, जिसका जो पॉइंट रह गया छोड़ के अगला लिख लेना। 1947 नाम NDRI पड़ा, तब से सेम है। 1947 नाम NDRI पड़ा। नेक्स्ट लिखो 1955 करनाल ट्रांसफर। 1989 लिखो डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा। 1989। फिर लिखो 1990 विश्व का पहला IVF भैंस का बच्चा समरूपा, नहीं ये वो प्रथम, लिखो विश्व का पहला, इससे पहले किसी ने नहीं किया, विश्व का पहला IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF भैंस का बच्चा प्रथम। उस भैंस के बच्चे का नाम इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं वो प्रथम, IVF वाले का बच्चे का नाम है प्रथम। नेक्स्ट लिखो 2009 क्लोन से भैंस का बच्चा, क्लोनिंग द्वारा, क्लोन में सीधे बस टिश्यू की जरूरत है, ना माँ की ना बाप की, क्लोन से भैंस का बच्चा।
और ऐसा करने वाला भारत पहला देश था। भैंस पे कोई काम नहीं कर रहा था बेटा। तो इसमें लिखो समरूपा, जो क्लोनिंग से बना वो सेम बना दिया, समरूपा। ब्रैकेट में लिखना 7 दिन बाद मृत्यु। समरूपा, उसके जो लंग्स थे ना उनमें पानी भर गया, फेफड़ों में, उसको सांस नहीं आया तो मर गया वो। समरूपा, 7 दिन बाद मृत्यु। फिर उसी में लिखो जून 2009 में ही, सेम उसी साल में, गरिमा, गरिमा, फिर ऑब्लिक कर दो गरिमा 2, गरिमा 2। तो गरिमा पहली, फिर देखा ये ठीक है जीवित रह गई, फिर गरिमा 2 बना दी। फिर उस गरिमा 2 से जो भैंस का बच्चा जन्मा वो है महिमा। लिख लो गरिमा 2 से जन्मी महिमा। फिर उसके बाद तो ढेर, अब सब भैंसों के नाम थोड़ी ना याद करने हमें, मेन याद कर लो। एक प्रथम, एक समरूपा, एक गरिमा सेकंड, जिसके बच्चों में पहला बच्चा है महिमा। ठीक है, जल्दी से लास्ट लाइन लिखो, लिखो गीर गाय। गिर बेटा जंगल और एरिया है, गाय को गीर कह देते हैं। गीर गाय ये देसी नस्ल की गाय है। गीर गाय का क्लोन 2023 में, इस पे मेन काम हुआ था, गंगा नाम से, गंगा। और गुजरात की है गीर गाय। ये अच्छा काम है, अगर हम गायों के ऊपर बढ़िया काम कर गए ना तो फिर हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। दुनिया में पहला क्लोन्ड भेड़ का नाम क्या था? डॉली। और 1996, ये एक अलग से लिख लो, लिखो वर्ल्ड में पहली क्लोन्ड भेड़, विश्व में पहली क्लोन्ड भेड़ डॉली 1996। बताओ किसने किया था ये? नहीं, स्कॉटलैंड ने। स्कॉटलैंड, हाँ यूके कह सकते हो, यूके में तो 3 चीजें आ जाती है ना, 4 बल्कि। लिखो स्कॉटलैंड ने बनाई फर्स्ट क्लोन्ड भेड़ डॉली 1996, स्कॉटलैंड, ब्रैकेट में यूके। अब तुम्हें स्कॉटलैंड और यूके में अंतर पता है? हाँ, वेल्स प्लस इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड ये ग्रेट ब्रिटेन है, और वेल्स प्लस इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड ये हैं यूके। चलो बाकी कल पढ़ेंगे। हाँ बेटा, हाँ हाँ, परिषद का सदस्य तो नहीं लिखा है बेटा। नहीं, एक टाइम पे तो थी, पहले एक टाइम पे विधान परिषद थी, बंगाल में भी थी, पंजाब में भी थी, बाद में तुड़वाई थी इन्होंने, कई जगह थी परिषदें पहले। बेटा एक और इन्फॉर्मेशन, शाम को जो PYQ पढ़ रहे हैं वो ठीक से पढ़ रहे हो ना? हाँ, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनका 15-20 दिन बाद ना एक इम्प्रूवमेंट फील होगा। डेली बेसिस पे उस क्लास को लेते रहना, और अगर किताब है तो उसमें ही लिखते चलना जो एक्स्ट्रा पढ़ाऊं। देखो क्लास में मैं कोशिश करूंगी सब चीजें कराऊं, लेकिन बेटा टाइम की लिमिट है, तो शाम का वो बैच जरूर लिया करो, उसकी इंपॉर्टेंस तुम्हें बाद में एग्जाम में दिखेगी।